हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टीआरई 4.0 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस सेट किसके लिए? जीएस पोर्शन के लिए प्रैक्टिस की सेट करें। तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ सेट है। कौन कौन से सेट है जो बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हैं? कौन कौन से सेट है? जैसे टीआरई 1 के कितने सेट हो गए? 2 सेट हो गए, 9, 10 और 11, 12। टीआरई 2 के 3 सेट हुए, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 5 सेट हो गए। उसके बाद टीआरई 3 के 6 to 8 2 बार हुए, तो 5 2 7 सेट हुए। और उसके बाद टीआरई 3 के 9, 10 और 11, 12 के 2 और सेट हुए। तो हमारे पास 9 सेट ऑलरेडी है। तो सबसे पहले ये 9 सेट हम करने वाले हैं। इसके बाद 40 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट मैं खुद बनाऊंगा। और कहाँ से बनाऊंगा मैं बताता हूँ, और कैसे कैसे क्वेश्चन डालना है। देखो, हम जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड। और जिस तरह से बीपीएससी लेता है 8-8 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ एक आध सवाल बिहार स्पेशल वाला डालने का कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में भी यही करूँगा कि ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी, साथ में 1-2 बिहार, उसके अलावा साइंस, उसके अलावा करेंट अफेयर्स, उसके अलावा मैथ्स, हम सब करने वाले हैं। तो सेम इस प्रैक्टिस सेट में भी वही होगा। तो आप बोलो कि इसके करंट अफेयर्स क्या क्या करेंगे, क्योंकि टीआरई का करंट अफेयर्स, टीआरई 1 का करंट अफेयर्स तो बहुत पुराना है, इवन टीआरई 2 का भी बहुत पुराना है। तो इन दोनों का करंट अफेयर्स का क्या करना है? इस ये जो 8 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उसको हटाएंगे और उसके जगह पे कोई और 8 क्वेश्चन लाएंगे। तो आज जो मैं लाया हूँ 8 क्वेश्चन, वो जुलाई महीने के करंट अफेयर्स से लाया हूँ। ध्यान देना, जुलाई 2024 के महीने से करंट अफेयर्स लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम टीआरई 1 का जो 11, 12 का जो 40 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो टीआरई 1 का हो जाएगा, 11, 12 का, फिर 9, 10 का हम करेंगे, फिर टीआरई 2 का वैसे वैसे करने वाले हैं। तो चलिए, कोई इशू अब नहीं ना, तो चलिए पहला सेट का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथ्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टीआरई 1 का क्वेश्चन है जो 40 क्वेश्चन होता है, जीएसओ वाला पोर्शन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 5? कितने 3 अंकों के कितने ऐसे संख्या है जो 5 से डिवाइड होते हैं? 3 अंकों की कितनी संख्या जो 5 से विभाजित होती है? तो सबसे पहले हमें पता करना होगा 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक होती है। जब आप इसको घटाओगे तो क्या होगा? 899 आएगा। तो 899 में 100 काउंट नहीं होता है, तो 100 भी तो एक कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है। तो टोटल नंबर कितना हुआ? टोटल नंबर हुआ 900। और किसी भी नंबर का किस नंबर से डिविजिबल जो पूछे ना, तो बस उससे डिवाइड कर दो। जिससे भी आपको डिविजिबल पूछे उससे डिवाइड कर दो। अगर 900 नंबर है तो उसको, अगर 5 से डिविजिबल क्वेश्चन पूछा है तो उसको 5 से डिवाइड कर लो। अगर आपसे पूछेगा 3 से कितने नंबर डिविजिबल है, तो 900/3। अगर 2 से कितने डिविजिबल है, तो 902, 900 डिवाइडेड 2। 6 से पूछे तो 6। तो ये आपका बेसिक ट्रिक है, मतलब बेसिक फॉर्मूला है कि जिस नंबर से पूछे उससे डिवाइड कर लो। तो 900 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 180। क्लियर? पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये आपसे वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ, ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दिख रहा है, उसको सॉल्व करना है। ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो ये हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, एक ही से सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व आराम से कैसे कर सकते हो? ये बट्टा पर का जोड़ आपको करना है, 2 एकम 2 प्लस 1, 3/2 ऐसे करना है। 3/2 ये मल्टीप्लीकेशन है, 4/3, 5/4, और यहाँ पे हो जाएगा 121/120। तो ये आपको नहीं लग रहा है ये कटता जाएगा, ऊपर से नीचे कटता जाएगा, तो ये वाला कटता जाएगा, बचेगा यहाँ 121 बचेगा और यहाँ ये वाला 2 बचेगा। तो 121/2, 121/2 कितना होगा? 60.5 होगा। क्लियर? 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और टीआरई 2 में भी एक पूछे गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखो पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, जब क्वेश्चन बनाने लगूंगा ना तब मैं हिंदी में भी बताते चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं सामने से बताते भी चलता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कितनी? 200 किलोमीटर है।
ठीक है। सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आप जा रहे हो कार से, ठीक है। इफ़ यू मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर फॉर ए 120 किलोमीटर, आपका दूरी टोटल कितना है 200, उसमें से 120 किलोमीटर तक आप किस स्पीड से जाते हो, 90 के स्पीड से जाते हो, ठीक है। एंड 40 किलोमीटर आर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, अब बाकी का जो 80 किलोमीटर है ना, 80 किलोमीटर आप किस स्पीड से जाते हो, 40 किलोमीटर के स्पीड से जाते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाते हो। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। तो बहुत आसान है निकालना। देखो आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो कि यार दोनों के बीच दूरी है 200 किलोमीटर, और पहला जो हम लोग को पहला, अगर मान लो पहला पड़ाव मान लेते, पहला पड़ाव है 120 किलोमीटर, पहला पड़ाव है, वहाँ तक गए आप 90 के स्पीड से, और अगला एक 80 किलोमीटर जो है आप 40 के स्पीड से गए। तो 2 घंटा तो इसमें लगेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 घंटा इसमें लग रहा है ना। अब यहाँ बस क्योंकि टोटल टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ बस टाइम निकालो। यहाँ डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है, स्पीड कितना है 90, काट दोगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ये वाला टाइम जो निकला, ये वाला टाइम जो निकला, इन दोनों को जोड़ दो, यही तो किया गया है। यहाँ पे टाइम कितना निकला 4/3 आर, यहाँ पे टाइम कितना निकला 2 आर, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे 80 मिनट आ गया और यहाँ पे 2 घंटा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, क्योंकि 2 घंटा प्लस 80 मिनट 3 घंटा 20 मिनट। कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बट देखो हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम इसका जीएस का 40 क्वेश्चन बनाएंगे तो मैथ्स के लिए हमें टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं समझो मैथ्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक व्रिक सीख लेना है, नहीं, बहुत जो बेसिक हम लोग सीखे हैं ना, क्योंकि इसके लिए एसएससी या बैंक वाले स्किल्स चाहिए ही नहीं। हम लोग जो मैथ्स सीखे हैं थोड़ा बहुत, उसी से जो 10वां तक मैथ्स सीखे उसी स्किल से हमें करना है, ज़्यादा हमें नहीं दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन है 10% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। आपसे ये बहुत आसान है कि विक्रय मूल्य पे 10% की हानि हुई, तो लागत मूल्य पे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो ये एक जो बेसिक हम लोग को फंडा पता है क्या होता है कि सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट हो, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा है तो फिर भी मैं दोनों को बता दिया हूँ कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आपका मान लो 100 रुपया है। अगर विक्रय मूल्य में आप लाभ कमाना चाहते हो तो क्रय मूल्य में जोड़ दोगे, क्योंकि अगर आप 120 में जो बेचना चाहते हो इसका मतलब आपका लाभ होगा, क्यों, क्योंकि 100 में आपने खरीदा है। बट यहाँ पे अगर आपका कॉस्ट प्राइस है 100, अगर 90 में आप बेचना चाहते हो यानी आपने हानि किया 10 रुपया हानि किया, समझ में आना। तो इस फॉर्मूला को अगर लॉस वाले पोर्शन को इधर ले आओ तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10% लॉस किस पे है, विक्रय मूल्य पे है, सेलिंग प्राइस पे है, विक्रय मूल्य पे 10% की हानि। तो 10% की हानि का मतलब टोटल का 10%, तो 1/10 होगा। तो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट हानि है समझो पहले। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है, ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉ। तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कितना है 10, लॉस कितना माना है 11, टोटल कितना हुआ कॉस्ट प्राइस 11। तो लॉस कितना होगा कॉस्ट प्राइस पे, 1 लॉस है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है कॉस्ट प्राइस 11, तो 1/11 गुने 100, तो 1/11 गुने 100 करेंगे तो एक कट जाएगा। क्लियर। तो ये मेन आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय है, पहले दिन डे 1 में कितना पिज्ज़ा डिलीवर करता है 2/5, जितना भी उसके पास पिज्ज़ा रहा होगा, मान लो 100 उसके पास पिज्ज़ा रहा है तो 40 डिलीवर करेगा, 2/5 का मतलब 40 ही होगा। 3/4 ऑन डे 2 में कितना डिलीवर किया 3/4, और डे 3 को कितना किया 9/16, ठीक है। तो आपसे बस ये पूछ रहा है कि तीनों दिन शुरुआत में उसको सेम नंबर ऑफ पिज्ज़ा मिला, शुरुआत में मान लो तीनों दिन 100 पिज्ज़ा मिला, तो किस दिन सबसे ज़्यादा और डिलीवरी किया, बस ये पूछ रहा है। तो आपको तीनों नंबर को बस कंपेयर कर देना है कि 2/5, 3/4 या 9/16, इन तीनों में बड़ा कौन है। तो हम कंपैरिजन का एक बेसिक रूल क्या समझते हैं कि डिनोमिनेटर को बराबर कर दो। तो डिनोमिनेटर को बराबर कैसे होगा, 16, 4 और 5, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो इसका एलसीएम होगा 80। तो यानी हम तीनों को 80 करना है। तीनों को 80 कैसे करोगे, इसमें हमें 16 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 20 से, इसमें 16, इसमें 20 और इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो यही हमने किया। सबसे पहले वाले का है 32, इस वाले का है 60, इस वाले का है 45। तो सबसे ज़्यादा किस दिन इसने वो किया, डिलीवरी किया, डे 2 को, क्योंकि डे 2 को कितना आया 60। सिंपल। डिनोमिनेटर को बराबर कर लो, कंपैरिजन वाला। जितने भी सवाल आएंगे ना कि फ्रैक्शन दिया है कंपेयर करो, तो आप सिंपल क्या करो, डिनोमिनेटर को बराबर कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम। मतलब रूम में आप कारपेट लगा रहे हो और रूम का लंबाई है 18 मीटर और कारपेट का चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर विथ ए कारपेट ऑफ 75 सेंटीमीटर वाइड एट 450 पर मीटर इज 810। मतलब कि रूम में 18 मीटर लंबा है, इतना अगर 75 सेंटीमीटर कारपेट जो चौड़ा है, यानी कारपेट का लंबाई भी आपको निकालना है। ठीक है। तो इसमें पैसा कितना लग रहा है, टोटल 810 रुपया लग रहा है। तो रूम का जो चौड़ाई है ना वो कितना होगा, बस ये बताना है। तो मान लो रूम है 18 मीटर लंबा है रूम, चौड़ाई हमको नहीं पता है। इससे एरिया क्या हो जाएगा, 18 मतलब लंबाई गुने चौड़ाई b मीटर स्क्वायर। इतना तो पता चल गया कि एरिया ये होगा। अगर लेकिन हमको ये पता यहाँ से चल जाएगा कि पूरे रूम में कारपेट लगाना है, तो कारपेट का एरिया इतना तो हमें पता है ना कि कारपेट का जो एरिया होगा वो बराबर होगा रूम के एरिया के, क्योंकि पूरे रूम में लगाना है, थोड़ा भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे कारपेट का लेंथ निकाल लेते हैं। कारपेट के लेंथ में कितना रुपया लगा है, 1 मीटर लंबाई में कितना रुपया लगा है 810, और 1 मीटर लंबाई का पैसा कितना है 4.50। इसको कट करेंगे तो कितना आया 180 मीटर आया है। क्लियर। 180 मीटर। कारपेट का टोटल लंबाई कितना है 180 मीटर है। तो एरिया ऑफ रूम बराबर एरिया ऑफ कारपेट, तो 18b किसके बराबर है, कारपेट का एरिया कितना होगा, कारपेट का एरिया लंबाई है 180, चौड़ाई कितना है बस 75 सेंटीमीटर। तो 75/100 करेंगे तो काट कुट करेंगे तो 7.5 मीटर आएगा। क्लियर। टाइम एंड वर्क का मैंने 2 तरीका बताया हुआ है, मैं वीडियो में बता दिया हूँ। देखो 2 व्यक्ति है ए और बी, दोनों को कितने दिनों में काम पूरा करते हैं, दोनों मिल के 15 दिनों में काम पूरा करते हैं। ठीक है ना। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है 15 दिन। ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा बी, तो बी उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो ये मैं तरीका बता दिया हूँ कि आप एक बारी क्या कर लो, जो भी आपका यूनिट दिया है ना, जो भी क्वेश्चन में दिया है, जो भी, उससे आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है। एलसीएम नहीं भी निकालोगे तो भी काम चल जाएगा। मान लो एलसीएम हमने क्यों निकाले, मान लो हम ऐसे निकाले 15 और 20 का एलसीएम निकाल ले 60, तो हम मान लेते हैं कि टोटल काम कितना यूनिट करना, मान लो टोकरी ही बिनना है तो कितना बिनना है 60 टोकरी बिनना है। जो भी काम करना है वो 60 को काम करना है। दोनों मिल के काम कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। यानी एक दिन में क्या गो टोकरी बिन रहे दोनों 4, एक दिन में कितना टोकरी बिन रहा है 4 टोकरी, क्योंकि 15 दिन में बिन रहे हैं और टोटल है 60 टोकरी, तो 4 टोकरी एक दिन में वो बिन रहे हैं। ए अकेले कितने दिनों में बिन लेता है, ए अकेले कितने दिनों में 20 दिन में। यानी ए एक दिनों में कितना टोकरी बिनता है 3। तो जब दोनों मिलके 4 बिन रहे हैं, ए अकेले 3 बिन रहा है, तो बी कितने दिनों में कितना एक दिन में क्या वो टोकरी बिनेगा, 1 को ना बिनेगा। और टोटल टोकरी कितना बिनना है 60 को, तो बी को कितना दिन लगेगा, ऑब्वियसली 60 दिन। दोनों मिलके 4 को बिन रहे हैं और ए अकेले 3 को बिन रहा है, तो बी 1 को ना बिना, तो बी को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टोटल टोकरी बिनना क्या गो है अब 60 गो है, तो 60 दिन लगेगा उसको। और ये सिंपल ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ये 1/, टोटल बराबर होता है 1/a + 1/b। ए का दिया हुआ है, बी का आपको निकाल लेना है, घटा वटा लेगा तो 60 आएगा। ये भी बहुत आसान है। न्यूमरेटर मतलब अंश होता है और डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 11। यहाँ आराम से कर सकते हो। मान लो न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y, दोनों का सम कितना है 11, ये हमने मान लिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ़ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर इट बिकम्स 2/3। ठीक है। क्या बोल रहा है कि 1
यहाँ पे मैंने लिखा है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़े, डिनोमिनेटर में 2 घटाए तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इसको हम क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो यहाँ पे ये इक्वेशन आया, फिर दोनों को सॉल्व कर लिए। मतलब इसमें 2 से गुना नहीं करते हैं, वो वाला हम लोग 10वां में जो सीखते थे, 2 से गुना किए, इसको भी 2x वो बताया, इसको भी 2y, इसको 22, फिर 2y कट गया, 3x और 2x 5x बराबर 15 और y बराबर 8 और x बराबर 3 आया। तो आंसर क्या आया 3/8। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बाकी सब्जेक्ट। देखो टीआरई 1 में जो साइंस भी आया था ना, वो साइंस में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा वो था, डेप्थ में पूछा था, जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन है, एक आइसोट्रोपिक सोर्स है। तो सिंपल समझो, आइसोट्रोपिक जो सोर्स होते हैं ना, वो लाइट को चारों डायरेक्शन में एमिट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखना, जो आइसोट्रोपिक सोर्स होते हैं ना, वो लाइट को चारों डायरेक्शन में एमिट करते हैं। चारों डायरेक्शन में एमिट करेंगे तो जो लुमिनियस फ्लक्स निकलेगा, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट पहले याद रखें, लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट है ल्यूमेन। लुमिनियस फ्लक्स का यूनिट क्या है, ल्यूमेन। तो लुमिनियस फ्लक्स बराबर क्या होगा, लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसका डिनोशन हम किसी से करते हैं, कैंडेला से। ध्यान देना, लुमिनियस फ्लक्स बराबर लुमिनियस इंटेंसिटी गुने सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल चारों डायरेक्शन का करेंगे तो कितना होगा, 4 पाई होगा। तो लुमिनियस फ्लक्स हमारा कितना दिया है, 2 इंटू 4 पाई, कितना होगा 8 पाई होगा। ठीक है, आप याद क्या कर रखना है, लुमिनियस फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, ल्यूमेन। लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या यूनिट होता है, कैंडेला। लुमिनियस इंटेंसिटी एक बेसिक यूनिट है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक यूनिट है, 8 पाई आंसर है। ठीक है, अगला है स्प्रे बोतल। ध्यान देना, स्प्रे बोतल जो यूज किया जाता है विंडो और हाउस होल्ड को क्लीन करने के लिए परफ्यूमर में, वो स्प्रेयर किस थ्योरी पे काम करता है, वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, बर्नौली प्रिंसिपल पे। ठीक है, पास्कल आपको पता है, पास्कल है कि एक कोई अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, वहाँ पे मतलब वो लिक्विड जो कंप्रेस नहीं होता है, वहाँ पे एक जगह अगर आप प्रेशर लगाओगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा बिना घटे बढ़े, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये पास्कल। द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इट ऑल डायरेक्शन। मतलब कहीं पे अगर प्रेशर दोगे तो सारे डायरेक्शन में बिल्कुल सेम होगा। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, देखो, द टोटल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड flowing from one point to another remain constant throughout the displacement। मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। इवन वेंटूरी मीटर भी जो करता है ना काम, इसी थ्योरी पे काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ना, वो किस थ्योरी पे काम करता है पता है, ये सॉरी इस थ्योरी पे जहाज वगैरह तैरते हैं कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ध्यान देना, डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होता है वो बायोंट फोर्स के बराबर है। तो बायोंट फोर्स का मतलब पानी जितना वेट लगाता है ऊपर के तरफ, जिससे वो शिप को डूबने न दे, वो फोर्स बराबर होता है जितना पानी डिस्प्लेस किया जाता है ना शिप के द्वारा, उसके वेट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बेसिक जो लेड कार्बोनेट है उसको कौन सा लेड बोलते हैं, वाइट लेड बोलते हैं। बेसिक लेड जो कार्बोनेट है ना, उसको क्या बोलते हैं, वाइट लेड बोलते हैं। ठीक है, और ब्राइटनेस ड्यूरेबिलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, बट इसके पहले पेंट वगैरह में यूज होता था, बट इसका जो यूज है ना, लेड टॉक्सिसिटी ला देता है, इसलिए इसके यूज में बहुत ज़्यादा कमी लाया गया, दिक्कत कर देता है। पेंट वगैरह में यूज होता था, ठीक है, इसलिए इसका अल्टरनेटिव वगैरह यूज किया जाता है, अल्टरनेट यूज किया जाता है। उसके अलावा रेड लेड की बात करें, रेड लेड, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइट लेड या ऑरेंज सॉलिड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है Pb3O4। ठीक है, और इसको बनाया जाता है जो मेटालिक लेड या लिथार्ज जो है ना, ध्यान देना, लिथार्ज यानी लेड मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज। लेड मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लिथार्ज। इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है ना, इट्स मेड बाय ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करके ये बनाया जाता है। यानी रेड लेड लिथार्ज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब जाके रेड लेड बनता है।
कोई दिक्कत? चलिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है पिगमेंट में, बैटरी में, प्राइमर पेंट्स में, प्रिजर्विंग में, एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक रेडियस। देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, समझ लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल तो हमें पता है। पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सेल इंक्रीज नहीं होता, सेल इंक्रीज नहीं होता, ये समझ लो, बस एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बस। बट अगर नीचे जाते हो तो क्या होता है, सेल इंक्रीज होता है। तो नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे ना तो एटॉमिक जो रेडियस होगा ना वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल ही तो इंक्रीज हो रहा है। इस एक और ऑर्बिट आ गया, एक और ऑर्बिट आ गया तो क्या होगा, एक और ऑर्बिट आ गया, सॉरी एक और ऑर्बिट आ गया, एक और ऑर्बिट आ गया तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। बट लेफ्ट टू राइट आएंगे, ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट, ये इसका स्पेलिंग SHELL होता है, एक कोशिका वाला मैंने स्पेलिंग दे दिया। देखो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे ना तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है और बीच में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो समझो ऐसे, हमको पीरियोडिक टेबल बेसिक पता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है। तो भाई लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस तो घटेगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस कम, इसका और कम, इसका और कम, तो सबसे कम किसका, सॉरी ये कम, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, तो सबसे ज़्यादा किसका, लिथियम। क्लियर ना? चलो फोटो पीरियोडिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, फोटो पीरियोडिज्म, इसका सिंपल मतलब है ना कि कोई कोई प्लांट होता है ना, उसको चाहिए सन का लाइट, मतलब उसको अच्छे से काम करने के लिए, उस प्लांट को अच्छे से उगने के लिए, उसको फ्लावर होने के लिए उसको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको सनलाइट चाहिए दिन में। ऐसे मतलब कम टाइम तक उसको सनलाइट मिलेगा तो ठीक से काम ही नहीं करेगा। जैसे सूरजमुखी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सूरजमुखी का मतलब सन का इंपॉर्टेंट रोल होता है सूरजमुखी में, सनफ्लावर जो होता है ना सूर्यमुखी उसमें। तो ये थ्योरी एक्चुअली दिया था गार्नर और अलार्ड ने, इनका पूरा नाम याद रखते हो, विलियम W गार्नर और अलार्ड ने, ठीक है ना, इन्होंने थ्योरी दिया था फोटो पीरियोडिज्म का। ये क्या कहता है, ये कहता है प्लांट की एबिलिटी है, देखो प्लांट की एबिलिटी मतलब प्लांट फ्लावर मतलब फुलाएगा या नहीं फुलाएगा, ये डिपेंड करता है कि दिन का लंबाई और रात का लंबाई कितना है, ठीक है ना, दिन का लंबाई या रात का लंबाई कितना है, ये सब डिपेंड करेगा। ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है। अगला क्या है, साइलेंट वैली। तो सबसे पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पे मिलेगा, केरला में मिलेगा, और केरला में मिलेगा, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन है, ठीक है ना। तो इट कॉन्टेन्स वेरी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन था। देखो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो मतलब सांस ले रहे हो, तो जो आपका डायफ्राम होगा ना नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो फ्लैट होगा। फ्लैट होना और लोअर होना तो एक ही बात है ना भाई, दोनों सेम ही चीज़ बोल रहा है ना। आर्क मतलब होना कि इस तरह से ना, जैसे देखो आप सांस छोड़ते हो तो सांस निकल गया तो आपका ऐसे शेप हो गया, सांस ले लियो यानी शरीर में सांस आ गया तो ये थोड़ा इस तरह फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा ये वाला ऐसे था और थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा, समझ में आया। तो ये फ्लैट हो जाएगा और लोअर हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब सबसे समझ लो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। तो हमको पता है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड में 3 चीज़ होता है, ब्लड जो RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो RBC यानी रेड ब्लड सेल, हमारा जो हमारा बॉडी ब्लड कलर जो रेड होता है, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और दूसरा होता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार लिम्फोसाइट भी है, यही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आपने ये ज़रूर सुना होगा B सेल्स और T सेल्स। B सेल्स नाम एक्चुअली पड़ा है क्योंकि उसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और T सेल नाम पड़ा है क्योंकि उसका फॉर्मेशन होता है थाइमस में। ये दोनों मदद करता है इम्यूनिटी में, B सेल भी और T सेल में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में।
एक्चुअली जो मेन लड़ने का काम होता है वो बी सेल करता है, टी उसको प्रमोट करता है, इन्वोक करता है। बट बी सेल और टी सेल याद रखिएगा, ये समझ लिए। ज्ञान दीपक एक बुक है, वो किनके द्वारा लिखा गया? ये दरिया साहब। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन याद ही रख लेना है। उत्साह पोर्टल, देखो ये भी करेंट अफेयर से रिलेटेड है। उत्साह पोर्टल यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये करेंट अफेयर्स का आप छोड़ दो, ये भी करेंट अफेयर्स का है, ये भी छोड़ दो। ये भी करेंट अफेयर्स का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को डिनोट किया गया था, ये भी करेंट अफेयर्स हटा दो, ये भी करेंट अफेयर्स हटा दो। ये याद रख सकते हो। भोजपुरी का जो पहला मूवी है गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो, 25 का देखो, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कुछ इसमें इस पिक में दिया हुआ है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। एक चीज़ आप देखो, ये लोकेशन ऐसा नामरूफ लोकेशन है, वो थोड़ा बहुत लोगों को पता है बिल्कुल, लेकिन कोटा तो कोई ऐसा ही नहीं है जिनको नहीं पता। कोटा राजस्थान में बहुत सारे वेस्ट पार्ट में है, तो अगर हमको सीधा सजाना होगा ना कि क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट सजाना है, तो अगर नहीं भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगा ना, कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। उसको लगेगा कि यार वेस्ट पार्ट, यानी अगर कोटा यहाँ पे है, मान लो कोटा अगर वेस्टर्न पार्ट में है, तो सारे के सारे ईस्टर्न पार्ट ही होगा, तो आंसर ही ये वाला होगा। बट एक चीज़ और हिंट है, क्योंकि नामरूप अगर थोड़ा बहुत पता होगा, नामरूप ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, अरुणाचल और आंध्रा के बीच में है। तो 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 1। एक बार प्लीज़ थोड़ा ये ओबरा और परीक्षा को सर्च कर लेना, मैं सर्च नहीं कर पाया। देखो इस क्वेश्चन को तो मैं मानूंगा ना, चाहे कोई भी बोले, कोई भी, चाहे त्रिवार्था बोले या कोफेन बोले, कोई भी भारत के क्लाइमेट को क्या बोलेगा? भारत के क्लाइमेट को सवाना टाइप बोलेगा? घास की मैदान नहीं, भारत के टाइप में मॉनसून वर्ड आएगा ही आएगा, तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो ये इस नाम से घबराना ही नहीं है, आपको बस ऑप्शन देखो ना कि भारत कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट लोग याद रखता है कि भारत से कब गुजरना शुरू हुआ 1 अक्टूबर, लेकिन ये हैदराबाद से पूछा है, इसका आंसर होगा 15 अक्टूबर। क्योंकि देखो साउथ वेस्ट टर्न मानसून जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर जो रिवर्स होता है उसका नाम हो जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये 15 अक्टूबर का है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन, ये सेंसस से याद करना है, गोवा में है। जो मालनद रीजन है ना, मालनद, ये एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू, ये कर्नाटक से रिलेटेड है। मालनद रीजन आल्सो नोन एज मालेनाडु, ये हिली एरिया है कर्नाटक का, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न स्लोप आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा, ये भी थोड़ा बहुत याद रखें, ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला, साउथ पेनिनसुलर अपलैंड, साउथ पेनिनसुलर यानी भारत का जो साउथ में पेनिनसुलर अपलैंड है वो किसका पार्ट है? ये हम सबको पता है। देखो इंडियन जो प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, वो पूरा का पूरा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। हमने बताया था कि पूरा दुनिया का जो लैंड है वो पहले एक साथ था, जिसका नाम था पेंजिया, और सारा वाटर बॉडी ओशन वाला एक साथ था जिसका नाम था पैंथलासा। फिर जो पेंजिया है ना, 2 पार्ट में टूटा, एक जो नॉर्थ में गया उसका नाम है लॉरेसिया, और जो साउथ में था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो इंडिया का जो पूरा प्लेट है वही पार्ट है गोंडवाना लैंड का। वो अलग बात है कि हिमालय का फॉर्मेशन बाद में हुआ, इवन जो नदर्न प्लेन है वो तो बहुत नया है इन सब के रिस्पेक्ट में, नदर्न प्लेन तो बहुत बच्चा है इनके रिस्पेक्ट में। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, देखो अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, समझ में आया ना, ये भी एक्चुअली पार्ट है इसी का। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है? 8.60 या 8.58% है। एरिया पूछा जाए तो 2.86% है। तो एरिया में भारत में बिहार कौन सा नंबर पे है? राज्य में अगर सिर्फ राज्य की बात करें तो 12वें नंबर पे है, अगर राज्य और यूटी दोनों की बात करें तो कितने नंबर पे है? 13वें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू साउथ ऑफ गंगा रीजन, यानी गंगा के साउथ की बात करें तो जो पटना तो गंगा से गुजर के होता है, तो ये तो साउथ होगा नहीं, और ये
बट मुंगेर तो साउथ होता है, तो आपसे नॉर्थ पूछा है, जो साउथ से नहीं गुजरता है। ये भी अरवल तो साउथ में होता है। पटना और वैशाली ये दोनों नॉर्थ में है, ठीक है ना। पटना से तो होकर गुजरता है, अभी वैशाली नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ वाला पार्ट आ गया। साउथ वाला, ये साउथ वाला पार्ट आ गया, ये साउथ वाला, इसलिए ये दोनों गैप हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया। देखो न्यू इंडिया, या आप पूछे कि भारत में किन्होंने सबसे ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअल बात की सबसे पहले, तो सब में कुछ में भी राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात आएगा। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में हमने डिटेल में बताया, लगभग उनके बारे में 50 इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है एक वीडियो में, ठीक है। तो वो देख सकते, जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सीरीज चला रहे थे ना, इनमें दयानंद सरस्वती जी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, दादा भाई नौरोजी जी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है वो सब बताया गया है, ठीक है ना। जो TRE 3 में भी जो आया वो भी उसी टॉपिक से आया, मतलब उसी थ्योरी से आया जो मैंने पढ़ाया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का तो आप आंख मूंद के जो मैंने कराया ना उससे कर लीजिए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का, इवन करेंट अफेयर्स भी इस बारे में थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अगला जो आनंद मठ है, किताब है आनंद मठ, जो किनके द्वारा लिखी गई, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के या चटर्जी के द्वारा लिखी गई। वो किस रिवॉल्ट से प्रेरित है, वो सन्यासी रिवॉल्ट से प्रेरित है। ये भी सब डिटेल में लिखा हुआ है। अगला क्या है, अभिनव भारत या मित्र मेला, ये सब जो फाउंडेशन रखा गया था ना, सावरकर ब्रदर्स के द्वारा लिखा गया था। विनायक दामोदर, ये दो भाई है, विनायक और दामोदर। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को USA में इस्टेब्लिश किया गया था। लाला हरदयाल फाउंडर थे। ये देखो कमांडर इन चीफ बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत आप याद रखिएगा कि इनके जन्म दिवस पे ही उसी दिन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। और एक दिवस मनाया जा रहा है इस बारी ट्राइबल के उत्थान के लिए, ट्राइबल लोगों के उत्थान के लिए, वो भी इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जा रहा है 15 नवंबर को, ठीक है। 1899 में इनका मृत्यु हो गया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर नन ऑफ द एबव, कुछ भी नहीं, कहीं पे भी दिया ही नहीं है इसके बारे में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फाउंडर फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। देखो ये दो पार्टी बिहार से रिलेटेड, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी 1934 के आसपास बना था, और स्वराज पार्टी बना था जब स्वराज पार्टी के फाउंडर थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो हेडक्वार्टर पटना में था, 1908 में बनाया गया था, 1908 में। अनुशीलन समिति के बारे में हमने डिटेल में बताया, आपको बस ये बताना उसका ब्रांच पटना में 1913 में किन्होंने एस्टैब्लिश किया था, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, ठीक है। तो ये हो गया TRE 1 का जो 40 क्वेश्चन, ये डिटेल में हमने किया जहाँ पे ज़रूरत पड़ा। मॉडर्न हिस्ट्री को उतने डिटेल में नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी मेरे पास 10 वीडियो है, 10 वीडियो आपको कर लेना है, और आप में से मेजॉरिटी लोग तो कर ही लिए होंगे। तो उसके बाद ये एक एक चीज़, एक एक नाम आपको डिटेल में किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बताओगे कि इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में डिस्कस करूँ, तो मे बी मैं 1 घंटा लगा के करूँ, तो आप बता सकते हो फिर, ठीक है, क्या करना है वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑलरेडी और क्या क्या करा रहा हूँ मैं, साइंस स्पेशल करा रहा हूँ 9th 10th का ऑलरेडी 8 चैप्टर हो चुका है। इसके अलावा घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव साथ साथ। उसके अलावा बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस को कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।